नमस्कार। आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है अमेरिका एवं तीसरी दुनिया। आज इस एपिसोड में अमेरिका और तीसरी दुनिया के अंतर संबंधों की विस्तार से समीक्षा करेंगे। साथ ही अमेरिका के आर्थिक साम्राज्यवादी सोच के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इसका विश्व राजनीति में पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा भी करेंगे। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं रविशंकर, जो वर्तमान में एक न्यूज़ चैनल में बतौर राष्ट्रीय संपादक कार्यरत हैं, और मैं हूं निपुणिका शाहिद। आज के व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। तीसरी दुनिया की अवधारणा की विवेचना, अमेरिका बनाम नव उपनिवेशवाद का विश्लेषण, अमेरिकी साम्राज्यवाद और तीसरी दुनिया का विवरण, अमेरिका और हथियारों की होड़ का तीसरी दुनिया पर प्रभाव की समीक्षा। अमेरिका और तीसरी दुनिया के आपसी रिश्तों के विश्लेषण से पहले ये जानना जरूरी है कि तीसरी दुनिया की अवधारणा क्या है, नव उपनिवेशवाद क्या है। अमेरिका और तीसरी दुनिया के संबंधों की व्याख्या इन्हीं संदर्भों में सही ढंग से परखा और जांचा जा सकता है। तीसरी दुनिया की अवधारणा। तीसरी दुनिया की अवधारणा गुट निरपेक्षता के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। गुट निरपेक्षता की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद द्विध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के उदय के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इस तीसरी दुनिया की सूची में वे सारे देश शामिल थे और किए जाते हैं जो न तो पूंजीवादी खेमे के सदस्य थे, न साम्यवादी लामबंदी में शामिल थे। तीसरी दुनिया के देश वो हैं जो प्रथम और द्वितीय दुनिया में शामिल नहीं थे। प्रथम विश्व में यूरोप के औद्योगिकृत देश, अमेरिका, जापान और कुछ विकसित ब्रिटेन के उपनिवेश रहे देश हैं जो द्वितीय विश्व में समाजवादी या साम्यवादी विकसित देशों का समूह हैं। बाकी बचे अविकसित देशों के समूह को ही तीसरी दुनिया कहा जाता है। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश रहे और लैटिन अमेरिका के अनेक देश इसमें शामिल हैं। इस ग्रुप को विकासशील देश की श्रेणी में रखा जाता है। अमेरिका बनाम नव उपनिवेशवाद। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किए जाने वाले हस्तक्षेप को नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। नव उपनिवेशवाद की धारणा के मानने वालों का सोचना है कि पूर्व में उपनिवेशी शक्तियों ने जो आर्थिक ढांचा बना रखा था, उनका अब भी उन उपनिवेशों पर नियंत्रण करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। यूरोप के देशों ने एक लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के देशों पर अपना साम्राज्यवादी जाल फैलाकर उनका राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया, लेकिन उन देशों में उभरने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों ने साम्राज्यवादी देशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका के देश एक एक करके साम्राज्यवादी चंगुल से मुक्ति पाने लगे। जब साम्राज्यवादी शक्तियों को अपने दिन लगते नजर आए तो उन्होंने औपनिवेशिक शोषण के नए नए तरीके तलाशने शुरू कर दिए। उन्होंने इस प्रक्रिया में उन देशों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए आर्थिक साम्राज्यवाद का सहारा लिया। स्वतंत्र होने के बाद नवोदित राष्ट्र इस स्थिति में नहीं रहे कि वे अपना स्वतंत्र आर्थिक विकास कर सकें। उनके आर्थिक विकास में सहायता के नाम पर विकसित साम्राज्यवादी देशों ने डॉलर की कूटनीति, डॉलर डिप्लोमेसी यानी अमेरिकी पूंजी का प्रयोग करके उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और धीरे धीरे वे नए साम्राज्यवाद के जाल में इस कदर फंस गए कि आज तक भी वे विकसित देशों के ही पराधीन हैं। इस व्यवस्था को नव उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। नव उपनिवेशवाद के सिद्धांतकारों का मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद औपचारिक रूप से भले ही समाप्त हो गया है, लेकिन उपनिवेश रह चुके देश आज भी अपने पुराने औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन हैं। घाना के पहले राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा ने 1965 में प्रकाशित अपनी पुस्तक नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म में नव उपनिवेशवाद संबंधी अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा कि नव उपनिवेशवाद का सार ये है कि उपनिवेशित राज्य सिद्धांत में तो स्वतंत्र हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए सभी बाहरी साजो सामान मिले हुए हैं, लेकिन वास्तव में इनकी आर्थिक व्यवस्था
बाहर से निर्देशित होती है। इसी प्रकार उपनिवेशवाद खत्म होने के लगभग आधी शताब्दी के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक सिद्धांतकार ने उत्तर औपनिवेशिक राज्यों की बहुसंख्या के वर्णन के लिए अर्ध राज्य क्वासी स्टेट्स शब्द का इजाद किया। क्वामे एनक्रुमा ब्रिटिश उपनिवेश घाना के प्रमुख नेता थे। 1957 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद वे वहां के प्रथम राष्ट्रपति बने। 20वीं सदी में संयुक्त अफ्रीका की वकालत करने वाले सर्वाधिक प्रमुख नेता के तौर पर उनका नाम लिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के भी वे संस्थापक सदस्य थे। उन्हें अफ्रीकी लेनिन भी कहा जाता है। एनक्रुमा नव उपनिवेशवाद पर अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि नव उपनिवेशवाद का सार ये है कि उपनिवेश कहने को तो सैद्धांतिक तौर पर स्वतंत्र हो गए हैं और उन्हें औपचारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता भी दी गई है, परंतु उनकी आर्थिक व्यवस्था और उनकी राजनीतिक नीतियां बाहर से निर्देशित होती हैं। क्यूबा के क्रांतिकारी नेता चे गुवेवरा ने 1965 में गरीब देशों पर साम्राज्यवादी प्रभुत्व को नव उपनिवेशवाद की संज्ञा दी थी। उनके अनुसार जिन देशों को कम विकसित कहा जाता है वे दरअसल औपनिवेशिक, अर्ध औपनिवेशिक या फिर निर्भर देश हैं। चे ने अल्प विकास की परिघटना को विकृत विकास की संज्ञा देकर उन देशों की समस्याओं की तरफ ध्यान खींचा था जिनकी अर्थव्यवस्था केवल एक ही फसल या केवल एक ही उत्पाद बेचने पर निर्भर रहती है। पूंजीवादी देश इन अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक शोषण आसानी से कर लेते हैं। आगे चलकर आंद्रे गुंदर फ्रैंक और इमानुएल वॉलस्ट्रीन जैसे विचारकों ने इस प्रकार की अवधारणाओं को क्रमशः निर्भरता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी और विश्व व्यवस्था सिद्धांत वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जैसे सिद्धांतों के माध्यम से सूत्रबद्ध किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध आरंभ हो गया। दोनों महाशक्तियों ने अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नए राष्ट्रों को अपने गुटों में शामिल करने का निर्णय किया। विदेशी सहायता, शस्त्र पूर्ति, बहुराष्ट्रीय निगमों पर नियंत्रण आदि साधनों द्वारा इन महाशक्तियों ने नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों को आर्थिक रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया। उनकी सभी आर्थिक नीतियां एक एक करके नव उपनिवेशवाद को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए ही थी। आज भी अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से अपने नव उपनिवेशवादी नियंत्रण को सुदृढ़ बना रहे हैं। शीत युद्ध के माहौल में बहुत से नव स्वतंत्र देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन इन देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से विदेशी मदद पर निर्भर थी। इस कारण पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों से इनका ऑर्गेनिक जुड़ाव हुआ। तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों ने पश्चिमी देशों से ढेर सारा कर्ज लिया। इस परिस्थिति ने भी इन देशों में पश्चिमी शक्तियों के हस्तक्षेप के लिए मार्ग प्रशस्त किया। राजनैतिक विचारकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं को पश्चिमी राष्ट्रों, खासकर अमेरिका द्वारा नव उपनिवेशवाद के एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया। वर्तमान समय में अमेरिका को सबसे प्रमुख नव औपनिवेशिक शक्ति और पूंजीवादी व्यवस्था के अगुवा के रूप में चिन्हित किया जाता है। बाजारवाद और वैश्वीकरण के इस दौर में अमेरिकी पूंजीवाद व्यवस्था का बोलबाला है, जिसके जरिए अमेरिका अपनी राजनीतिक और व्यापारिक हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन करने की नीति को अंजाम देता है। वस्तुतः ये अमेरिकी नव उपनिवेशवाद के दृष्टिकोण को प्रतिपादित करती हैं। तीसरी दुनिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों में एक है वास्तविक उपनिवेशीकरण और आर्थिक स्वाधीनता के लिए संघर्ष। उपनिवेशी व्यवस्था के पतन के बाद अमेरिका के नेतृत्व में औद्योगिकीकृत पूंजीवादी देशों ने नव स्वतंत्र देशों से साझेदार के रूप में इतनी अधिक वास्तविक संपदा का दोहन किया है जितना समरसतावाद के दिनों में पूर्व की उपनिवेशी शक्तियों ने भी नहीं किया था। पूंजीवादी शक्तियों से लिए गए ऋण का बोझ विकासशील देशों पर भयावह दर से बढ़ता जा रहा है और खरबों डॉलर का हो गया है। इसी कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन ने नूतन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग की थी, जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक संगत संकल्प और इस विषय पर एक कार्रवाई कार्यक्रम स्वीकृत किया था। लेकिन अमेरिकी नेतृत्व वाली पश्चिमी विश्व को
न्यायोचित आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के संबंध में कोई रुचि नहीं है। अमेरिकी साम्राज्यवाद और तीसरी दुनिया। विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्योंकि अमेरिकी वर्चस्व स्थापित है, इसलिए उसे ही सबसे बड़ा आर्थिक साम्राज्यवादी देश कहा जा सकता है। उसकी पूंजीवादी व्यवस्था के लक्ष्यों का हित साधने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्यरत हैं। मौके बेमौके अमेरिकी सरकार उनकी मदद के लिए मौजूद रहती हैं। इराकी युद्ध का सीधा संबंध वहां की तेल संपदा पर अमेरिकी कब्जे से था, जिसके लिए इराकी जनता को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। लाखों इराकी एक तरह से पूंजीवादी उपनिवेशवाद के शिकार हुए। अमेरिका विकासशील देशों में हर कीमत पर, यहाँ तक कि शस्त्र बल के द्वारा भी, अपने हितों की उपयुक्त व्यवस्था कायम करने की दृष्टि से उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार ग्रहण कर लेता है। इसका प्रमाण है ईरान इराक युद्ध, लेबनान और ग्रेनाडा का युद्ध, अफगानिस्तान निकारागुआ का अघोषित युद्ध, इराक और अमेरिका और उसके समर्थक देशों का युद्ध इत्यादि। पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के सदस्य देशों की शांति रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संबंधी घोषणा, जो जून 1984 में मॉस्को में स्वीकृत हुई थी, कहा गया था कि उत्पीड़न के समस्त प्रकारों और अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का दृढ़तापूर्वक विरोध करते हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान जो कुछ दिखाई दे रहा था, उसकी पुष्टि वॉशिंगटन में संपन्न विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों के द्वारा हो चुकी है। अमेरिकी प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर पूर्णतः यह दबाव डालने में सफल हो गया है कि ऋणी राष्ट्रों को उधार देने की नीति और वितरण को और कठोर बनाया जाए। इतना ही नहीं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच हुई बातचीत का भी स्पष्ट उद्देश्य यही था कि विश्व बैंक पर उसके आर्थिक विकास और कर्जों की शर्तों को कठोर बनाने के लिए दबाव डाला जाए। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने घोषणा की थी कि ज़रूरतमंद देश अपनी देखभाल स्वयं करें और मुद्रा बाजार के निजी क्षेत्र का अधिक सहारा लें, बजाय बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उनकी सहायता करने के। अमेरिका ने गरीब देशों की इस मांग को ठुकरा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढांचे पर विचार करने के लिए सभी देशों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए और विश्व बैंक वर्तमान संपूर्ण मुद्रा पद्धति पर पुनर्विचार करे। ये कोई छुपी बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में लगभग सारे गैर साम्यवादी देश हैं। अमेरिका का इनकी बैठकों में वर्चस्व रहता है। यही हाल अन्य संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के साथ भी है। परिणाम के तौर पर तीसरी दुनिया के देश न केवल विश्व बैंक और मुद्रा कोष से खाली हाथ लौटते हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की अंकटाड और यूनिडो जैसी संस्थाओं से भी। स्थिति की गंभीरता का इस तथ्य से पता चलता है कि विकासशील देशों के फोरम के एक्यान प्रोग्राम में दिए गए सभी सुझावों को एक तरफ रख दिया गया था। विकासशील देशों में विकास दर नकारात्मक है, प्रति व्यक्ति आय गिर रही है और कर्जों का भारी बोझ है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक्यान कार्यक्रम ने अनेक बातें तुरंत उपायों के रूप में रखी हैं, जिनमें कोष के स्रोत में वृद्धि, विश्व बैंक की सामान्य पूंजी में वृद्धि, अधिक सरकारी विकास सहायता, ऋण भार को हल्का करने के लिए उपाय आदि। लेकिन अमेरिका की दिलचस्पी इनकी मांगों में बिल्कुल नहीं है। व्यापार में पश्चिमी देश और उनकी कंपनी कच्चे मालों, खनिजों और कृषि पैदावारों के दाम गिराकर, बीजक में माल की मात्रा कम दिखाकर, अपने पक्के मालों के दाम बढ़ाकर, मात्रा ज़्यादा दिखाकर और तरह तरह की संरक्षणवादी युक्तियों का सहारा लेकर अपनी पूंजी निवेश के हर डॉलर पर 3 से 4 डॉलर का वार्षिक लाभ पैदा करती हैं। इससे विकासशील देशों के वित्तीय साधनों में कमी हो जाती है और वे तरह तरह के कर्ज लेने पर मजबूर होते हैं। इस कर्ज पर पश्चिमी बैंक, विशेषतः अमेरिकी बैंक, ब्याज दरें लगातार बढ़ाते रहे हैं। साथ ही डॉलर की कीमत भी बढ़ती जा रही है, जिससे ऋण की राशि अपने आप बढ़ जाती है। अब स्थिति ये है कि ब्याज पर दी गई पूंजी विकासशील देशों के आर्थिक शोषण का एक मुख्य साधन बन गई है। विकासशील देश कर्ज और सूद की अदायगी के लिए बार बार कर्ज लेने के लिए विवश हो जाते हैं, जिससे भुगतान की राशि बढ़ती जाती है। लैटिन अमेरिकी देशों की ऋणग्रस्तता ने तो मैक्सिको, ब्राज़ील तथा अर्जेंटीना में आर्थिक भूचाल की स्थिति पैदा हो गई है।
लैटिन अमेरिकी देश अपने कच्चे माल के निर्यात से जितना कुछ अर्जित करते हैं वो सब का सब कर्ज अदायगी में चला जाता है, जिसके कारण विकास कार्य में पूंजी निवेश अवरुद्ध हो जाता है। अमेरिका और हथियारों की होड़। सैनिक तैयारियां खतरनाक ही नहीं बल्कि बेहद खर्चीला भी है। संसार में वार्षिक सैनिक खर्चा पहले से काफ़ी अधिक बढ़ गया है, जिसमें विकासशील देशों द्वारा व्यय किए जाने वाली रकम उनके बूते से काफ़ी ज़्यादा है। ये उसके सैनिक व्यय की तुलना में 5 गुना अधिक राशि है। जहां तक विकासशील देशों का संबंध है, उनके क्षेत्रों में अमेरिकी अड्डों तथा सैनिक स्थलों की स्थापना अपने अर्थतंत्र को अमेरिका के लिए रणनीतिक महत्व के कच्चे माल की पूर्ति की दिशा में उन्मुख करना, उन पर व्यापार की भेदभावपूर्ण शर्तों का थोपा जाना, अमेरिका से शस्त्रों को मंगाना आदि असंगत नीतियां देखने को मिलती हैं। हथियारों की होड़ न सिर्फ विकासशील देशों के संसाधनों को तबाह कर देती है, बल्कि उन्हें विदेशों से प्राप्त सहायता के परिणाम और कार्य क्षमता को नकारात्मक रूप में प्रभावित भी करती है। साथ ही सहायता राशि में वृद्धि करने के विचार में क्रियान्वयन में बाधा डालती है। साम्राज्यवादी ताकतें विश्व स्तर पर हथियारों की होड़ शुरू करने के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए देशों को इसमें घसीट रही हैं। इसका मुख्य कारण है कि साम्राज्यवाद अपने लिए ऐसी स्थितियां चाहता है जिनमें वो विकासशील देशों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर सके। खनिज संपदा से घने इलाकों में अपना राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक प्रभुत्व बनाए रखने तथा नवोदित देशों की जनशक्ति और प्राकृतिक संपदा का नव उपनिवेशवादी शोषण करता रहे। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अमेरिका ने हस्तक्षेपकारी फौज और केंद्रीय कमान, जिसका कार्यक्षेत्र उत्तर पूर्व अफ्रीका और फारस की खाड़ी है, का गठन किया है और नेटो की गतिविधियों का क्षेत्र बढ़ाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा है। लाल सागर क्षेत्र में उप क्षेत्रीय सैनिक गठजोड़ों के लिए कोशिश चल रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि तृतीय विश्व की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं नितांत गंभीर हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 45.5 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं। औद्योगिक पूंजीवादी देशों में बेरोजगारों के मुकाबले ये संख्या 77 गुना अधिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में 80 करोड़ व्यक्ति गरीबी, भूख और कुपोषण का सामना कर रहे हैं। 70 करोड़ अशिक्षित हैं और 1.5 अरब चिकित्साहीनता की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण के परिणामों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि नवोदित देशों में राज्य मुख्य आर्थिक शक्ति है और आवश्यक पूंजी विनियोग में अधिकांश केंद्र सरकार के परिव्यय से प्राप्त होता है। इसलिए सैनिक व्यय में वृद्धि का अर्थ है इन देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनियोग की खासी कटौती। जो देश व्यापक स्तर पर हथियार नहीं बनाते, वे आयात करते हैं, जिससे व्यापार में घाटा होता है। एक बात यह भी है कि सैनिक आयात से प्राप्ति में बढ़ोतरी नहीं होती, निर्यात नहीं बढ़ता और इस कारण कर्ज की अदायगी संभव नहीं हो पाती। सैनिक साजो सामान के आयात से साधनों की बर्बादी होती है, क्योंकि न तो उपभोग बढ़ता है और न ही उत्पादन। तोहफे के तौर पर जब हथियार दिए जाते हैं, तब भी गरीब देशों को रखरखाव, मरम्मत और संबद्ध सेवाओं के लिए व्यय करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण से मुद्रास्फीति बढ़ती है, सेना के रखरखाव पर व्यय बढ़ता है और सीमित कुशल श्रम और वैज्ञानिक तकनीकी क्षमता असैनिक उद्योगों को नहीं मिल पाती। परिणाम स्वरूप पश्चिम का सैनिक औद्योगिक तंत्र विकासशील देशों से सैनिक सहयोग और भागीदारी से करोड़ों का लाभ प्राप्त करता है, उन देशों से खरीदे गए कच्चे माल पर हुए व्यय को पूरा करता है तथा ये देश कुछ वस्तुओं, सर्वोपरि तेल के मूल्य जो यदाकदा बढ़ा देते हैं, उसका बदला लेता है। इस प्रकार सैन्यीकरण तृतीय विश्व के राष्ट्रीय विकास के कार्यों के विपरीत है, क्योंकि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में साम्राज्यवाद द्वारा शुरू की गई हथियारों की होड़ का नकारात्मक परिणाम विश्व में गरीबी बनाए रखने तथा करोड़ों लोगों को भूख, अशिक्षा और बीमारी में बनाए रखने के इजारेदार पूंजी के ऐतिहासिक दायित्व की एक अभिव्यक्ति है। इन सब से निष्कर्ष निकलता है कि अमीर देश गरीबों की कोई चिंता नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में
वित्तीय संकट से मुख्यतः अविकसित देश प्रभावित होते हैं और इस प्रकार से आर्थिक संबंधों की वर्तमान पद्धति का दिवालियापन प्रकट करते हैं। इस घोर संकट का कारण अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक अपनाई गई नीतियां हैं। सन 1945 में हुए वुड-ब्रेटन सम्मेलन में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को स्वीकार किया गया था और सोने के मुकाबले उसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया था। इस प्रकार मुद्रा वित्तीय क्षेत्र में इस देश का वर्चस्व स्थापित हो गया था और उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर अपना वर्चस्व बना लिया था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपनी ब्याज दरों में वृद्धि कर विकासशील देशों को मुसीबत में डाल दिया है। इसका प्रभाव गंभीर पड़ा है। शीत युद्ध के दौर के सबसे भीषण सैन्य संघर्षों में से एक वियतनाम युद्ध है, जो 1955 से 1975 तक चला, जिसमें एक तरफ चीन और अन्य साम्यवादी देशों से समर्थन प्राप्त उत्तरी वियतनाम की सेना थी, तो दूसरे खेमे पर अमेरिका और मित्र देशों के साथ लड़ रही दक्षिण वियतनाम की सेना। वियतनाम युद्ध के चरम पर होने और अमेरिका और मित्र देशों की सेना की भीषण मारक क्षमता को भली भांति जानते हुए भी लाओस ने अपनी धरती उत्तरी वियतनाम की सेना के लिए मुहैया करा दी। ये महाशक्ति अमेरिका को मंजूर नहीं हुई। इस निर्णय ने लाओस के भविष्य को बारूद के ढेर के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया। अमेरिका की वायुसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया के इस छोटे से देश लाओस पर इतने बम गिराए जितने कि अफगानिस्तान और इराक पर भी नहीं गिराए। अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसके सामाजिक आधार को गहरी कुंठा से भर दिया, जिसे दुनिया वियतनाम सिंड्रोम के नाम से जानती है। अमेरिका इस हार को कभी पचा नहीं सका और इसी कुंठा के तहत उसने तमाम अन्य देशों को अपना शिकार बनाया। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका ने रासायनिक हथियार रखने और अल-कायदा को मदद करने के नाम पर इराक पर हमला कर राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाकर फांसी दे दी। अमेरिका द्वारा इराक, अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप के पीछे छिपी इसकी मंशा का भी भंडाफोड़ विकीलीक्स ने किया और ये बताया कि अमेरिका कितनी चालाकी से ये सब विश्व शांति स्थापना की आड़ में करता है। ये अमेरिका के साम्राज्यवादी मंसूबों को दर्शाता है जो इन देशों में लोकतंत्र बहाली के नाम पर करता रहा है। आतंक के खिलाफ युद्ध अमेरिकी युद्ध अर्थव्यवस्था का एक मंत्र है। ये दुनिया भर में सैन्य रूप से अमेरिकी आधिपत्य को तो जायज़ ठहराता ही है, साथ ही अमेरिकी हथियार निर्माताओं के लिए भी बाजार भी पैदा कर देता है। आतंकवाद से युद्ध के नाम पर अमेरिकी कांग्रेस एक विशाल बजट विभिन्न देशों की सहायतार्थ स्वीकार करती है, जो कि अंततः अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनियों के हथियार खरीदने के काम आती है। पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों को इस श्रेणी से सहायता प्रदान की जाती है। युद्धक सामान बनाने वाली कंपनियों ने अमेरिकी राजतंत्र पर कब्जा कर लिया है, इसलिए दुनिया भर में युद्ध होते रहे हैं। दरअसल अमेरिका की अर्थव्यवस्था में हथियारों का उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग है। बेरोजगारी से त्रस्त अमेरिका में 25% रोजगार इस उद्योग में है। हथियारों के इस उद्योग को चलाने के लिए दुनिया में युद्ध अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है। निष्कर्ष: अमेरिका परस्ती तीसरी दुनिया और विकासशील देशों के शासक वर्गों का शगल हो चुका था। अमेरिका के इशारे पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया में सरकारें बनाने और बिगाड़ने का मनचाहा खेल कर रही थीं। कुल मिलाकर अमेरिकी साम्राज्यवाद को चुनौती देना असंभव हो चुका था। अमेरिका जो चाह रहा था हो रहा था और कई मायनों में आज भी कर रहा है, कहीं जनसंहार के हथियारों के बहाने तो कहीं लोकतंत्र को बचाने के नाम पर। उसके इशारे पर चलने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उन देशों को जिनसे वो सहमत नहीं है आर्थिक पाबंदियां लगवा रहा है। क्यूबा, लीबिया के बाद ईरान इस नीति का ताज़ा उदाहरण है। दरअसल अमेरिका द्वारा तीसरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जिस तरह से नियंत्रित किया जा रहा है और पश्चिमी दुनिया के अनुरूप बनाया जा रहा है, उससे उसके नव उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के इरादे का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। हालांकि अब स्थिति बहुत तेज़ी से बदल रही है।
तीसरी दुनिया के देशों की बढ़ती ताकत के इस युग में, जहां दो महाशक्तियों में से सोवियत साम्यवादी साम्राज्यवाद का पतन और बिखराव हो चुका है, अमेरिका का ताकत भी तेजी से ढल रहा है। आज के इस व्याख्यान में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वो इस प्रकार हैं। तीसरी दुनिया की अवधारणा की विवेचना, अमेरिका बनाम नव उपनिवेशवाद का विश्लेषण, अमेरिकी साम्राज्यवाद और तीसरी दुनिया का विवरण, अमेरिका और हथियारों की होड़ का तीसरी दुनिया पर प्रभाव की समीक्षा। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।